अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद आतिफ। आज का हमारा लेक्चर है एस38 इंटेंजिबल एसेट, particularly prepare for F7 SPR of ACCA and FR2 of CA. I have tried to make it comprehensive yet easy to understand. Do give me your feedback in this regard. Start करते हैं हम definition से। Intangible asset, according to IS 38, an identifiable non-monetary asset without physical substance. तो डेफिनेशन के आपके पास तीन पार्ट हैं: आइडेंटिफाइबल होना एसेट का, नॉन मॉनेटरी एसेट होना और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। Here identifiable means if an asset is said to be separable or arises from contractual or legal right, तो हम कह सकते हैं कि this asset is identifiable asset. अब सेपरेबल कैसे हो सकता है कि आप सेपरेटली वो एसेट एक्वायर कर रहे हैं, कोई लाइसेंस एक्वायर कर रहे हैं तो वो आपके लिए सेपरेबल एसेट है, कोई फ्रेंचाइज एक्वायर कर रहे हैं, या फिर अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी वो एसेट एक्वायर किया बट उसके लिए सेपरेटली पेमेंट की है, तब भी वो सेपरेबल कंसिडर किया जा सकता है। और अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया और उसके लिए सेपरेटली पेमेंट नहीं की, लेकिन फिर भी बाद में आप उस एसेट को एक्सचेंज, सेल, रेंट आउट कर सकते हैं, तब भी वो सेपरेबल कंसिडर किया जाएगा। तो अगर एक एसेट सेपरेबल है तब भी वो आइडेंटिफाइबल है, अगर एक एसेट अराइज हुआ है फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट तब भी वो आइडेंटिफाइबल है। नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी एसेट उस एसेट को कहेंगे कि जिसे कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगे, या फिर ये कह सकते हैं कि वो एसेट की जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज होने से उसकी वैल्यू में चेंजिंग आ जाती है, दैट इज सेड टू बी अ नॉन मॉनेटरी एसेट। मेनली इसकी एग्जांपल दी जाती है बिल्डिंग, और यहाँ पे हम अपनी डेफिनेशन में इंटेंजिबल एसेट के हवाले से यही बात कर रहे हैं कि दीज आर आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट। तो ये सब नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं। एसेट, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं नॉन मॉनेटरी एसेट की, तो एसेट किसे कहते हैं? एसेट इज अ रिसोर्स दैट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। क्योंकि इस IS 38 के रेफरेंस से कंट्रोल को हमने क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इसी रेफरेंस से आपके पास कई पॉइंट्स जो है वो सॉल्व आउट किए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं एसेट के हवाले से। तो एसेट इज अ रिसोर्स दैट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट के नतीजे में, एंड फ्रॉम विच इट इज एक्सपेक्टेड कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो करेंगे एंटिटी को। कंट्रोल मीन्स, कंट्रोल किसे कहेंगे? इधर पावर टू ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम रिसोर्सेज, या तो आपके पास पावर है आप ही उस एसेट से बेनिफिट उठा सकते हैं, या फिर किसी दूसरे की एबिलिटी टू टेक बेनिफिट फ्रॉम दोज रिसोर्सेज वो लिमिटेड कर सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे की एबिलिटी के वो इस एसेट से, इस रिसोर्स से बेनिफिट नहीं हासिल कर सकता, आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, देन इट आल्सो मीन्स कि आपका कंट्रोल है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मीन्स या तो हम एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर एसेट अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं या कोई कॉस्ट सेव कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें फ्यूचर में हासिल होंगे। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ऑब्वियसली जिसे फिजिकली टच ना किया जा सकता हो, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, वो आपके टेंजिबल एसेट है, उन्हें फिजिकली टच किया जा सकता है। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस मतलब जिन्हें टच नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल इसकी आपके सामने है सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, पेटेंट। बट यहाँ पे एक बात की जाएगी कि सॉफ्टवेयर आपके पास इन कंडीशन जो है वो इंटेंजिबल एसेट कंसिडर किया जाएगा। सर्टेन कंडीशन में इट कैन बी अ पार्ट ऑफ IS 16 टेंजिबल नॉन करंट एसेट। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, लैपटॉप के साथ आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करते हैं, तो आप उस लैपटॉप को विदाउट दैट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर सकते। तो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम बिकम्स द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, वो लैपटॉप का जरूरी हिस्सा बन जाएगी, क्योंकि लैपटॉप उसके बगैर यूज नहीं किया जा सकता। तो उस सिलसिले में वो फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो चाहे सॉफ्टवेयर है, वो आपके पास पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट टेंजिबल एसेट कंसिडर किया जाएगा। उस सूरत में वो आपके लिए इंटेंजिबल एसेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ, बाद में जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्विक बुक्स ऐप etc, तो दीज कैन बी रिगार्डेड एज योर इंटेंजिबल एसेट्स। How should the following intangible asset be treated in the financial statement? फर्स्ट बात कर रहे हैं, a publishing title acquired as part of a subsidiary company.
हमने सब्सिडी कंपनी के पार्ट के तौर पे एक पब्लिशिंग टाइटल एक्वायर किया है। तो फर्स्ट बात ये है कि हम एज अ पार्ट ऑफ सब्सिडी कंपनी से एक्वायर कर रहे हैं। क्वेश्चन इज, क्या ये सेपरेबल है या नहीं? तो अगर हम उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उसकी वैल्यू, तो तब तो हम उस एसेट को अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे एज एन इंटेंजिबल एसेट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम इसे पार्ट ऑफ गुडविल कंसिडर करेंगे, सेपरेटली अपने नाम से कोई इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं आप, उसके 60,000 के नेट एसेट के लिए आपने 1 लाख रुपीस पेमेंट की, तो 40,000 आपके लिए गुडविल होगी। अब इसमें जो गुडविल आपकी बनती है, डिफरेंट उसमें इंटेंजिबल एसेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ईटीसी, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ये सब शामिल हो सकते हैं। अब सेलर अगर ट्रेडमार्क के हवाले से आपसे डिमांड करता है 5,000 एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब है अब आप ट्रेडमार्क को एज अ पार्ट ऑफ गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अब उसे ट्रेडमार्क को अपने नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर हम उसको आइडेंटिफाई ना कर पाते ट्रेडमार्क को कि उसके लिए सेपरेटली डिमांड नहीं की गई, तो हम उसे फिर एज अ पार्ट ऑफ गुडविल कंसिडर करते। A license purchase in order to market a new product, एक नया लाइसेंस हमने परचेज किया, एक लाइसेंस परचेज किया ताकि हम मार्केट करें एक प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को, तो दिस इज सेड टू बी अ कैपिटलाइज्ड एसेट, कैपिटलाइज्ड एसेट रिकॉर्ड as it can be recognized separately, क्योंकि ये सेपरेटली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। The question is, an important question is, a legal enforceability necessity condition of control? हम कंट्रोल करते हैं किसी एसेट को, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि लीगल इन्फोर्सेबिलिटी भी हो? तो नॉर्मली हम समझते हैं टेंजिबल एसेट के लिए तो लीगल इन्फोर्सेबिलिटी जरूरी नहीं है, बट क्या आप कॉपीराइट को यूज कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर बेनिफिट? कैसे पता चले विदाउट लीगल इन्फोर्सेबिलिटी कि इस कॉपीराइट को यूज करने का राइट आपका ही है? तो it would be difficult in case of intangible asset. Second, can we capitalize staff training costs, market share, and customer list? तो we cannot capitalize them. Why so? Because हमारा कंट्रोल नहीं है। स्टाफ किसी वक्त भी जॉब छोड़ के जा सकता है, that is why हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपना एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। यही बात कस्टमर लिस्ट की है। अगर आप कस्टमर लिस्ट खरीदते भी हैं तब भी आपके पास फ्यूचर में उन कस्टमर पे आपका कंट्रोल नहीं है। ये लाजमी नहीं है कि वो आपसे ही बिजनेस करेंगे फ्यूचर में भी, तो दैट इज वाई आप इन्हें कैपिटलाइज नहीं करते। इसी की एक एग्जांपल उन्होंने दी है ट्रेनिंग कॉस्ट की, साथ में ये भी मेंशन कर दिया है कि स्टाफ आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन फॉर एन एवरेज ऑफ 5 years, बट बावजूद इसके स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया जाता। अगेन रीजन क्या है? कंट्रोल नहीं है। एक इंटेंजिबल एसेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करने के लिए क्राइटेरिया है, एंड इट इज सेम लाइक as mentioned in IS 16. Number one, it is probable that future economic benefit will flow to the entity, and second, cost can be measured reliably. ये दोनों पॉइंट्स आपके अगर मीट होते हों तो तभी हम एसेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, एट व्हाट वैल्यू? इनिशियली हम एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? तो आंसर इज एट इट्स कॉस्ट, एंड कॉस्ट इंक्लूड परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट मींस लीगल फी, प्रोफेशनल फी, टेस्टिंग कॉस्ट, ईटीसी, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। सब्सिक्वेंटली जस्ट लाइक I16, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए दोनों मॉडल अलाउ हैं, कॉस्ट भी और रिवैल्यूएशन मॉडल भी। इन अकॉर्डेंस विद कॉस्ट मॉडल आप एक इंटेंजिबल एसेट को उसकी कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, जो कि कैसे कैलकुलेट की जाती है? कॉस्ट लेस अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट लॉसेस, एंड कॉमनली इंटेंजिबल एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल ही यूज किया जाता है। रिवैल्यूएशन मॉडल में हम एक एसेट को फेयर वैल्यू लेस सब्सिक्वेंट अमोर्टाइजेशन लेस सब्सिक्वेंट इम्पेयरमेंट लॉसेस की वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। व्हाई सो सब्सिक्वेंट? क्यों सब्सिक्वेंट? यू नो दैट कि जब हम किसी एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन हम उस पे अब तक की चार्ज हुई सारी अमोर्टाइजेशन, सारे इम्पेयरमेंट लॉसेस को राइट ऑफ कर देते हैं। तो उसके बाद
फेयर वैल्यू पे रीवैल्यूएशन मॉडल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने के बाद उसमें से सब्सिक्वेंट अमोर्टाइजेशन ही लेस की जाएगी। बट रिमेंबर कॉमनली ये मेथड यूज नहीं होता बिकॉज फेयर वैल्यू शुड बी डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट। नाउ व्हाट इज मीन बाय एक्टिव मार्केट? अगर वो एसेट आइडेंटिकल है, अगर विलिंग बायर एंड सेलर हर वक्त मौजूद हैं, अगर प्राइसेस उसकी पब्लिक को पता है, तब हम ये कह सकते हैं कि उस एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है। हाउ इंटेंजिबल एसेट में बी एक्वायर्ड, किस तरह से हम इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर सकते हैं? या तो सेपरेटली, जैसे कोई लाइसेंस परचेज कर लिया, एज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन एक बिजनेस हमने परचेज किया तो उसके लिए हमने उसमें काफी से इंटेंजिबल एसेट हम एक्वायर कर सकते हैं गुडविल के तौर पे, गुडविल के नाम से। वह गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे, यानी गवर्नमेंट ने हमें सर्टन कंप्लायंस की सूरत में कोई लाइसेंस दे दिया है कोई सर्टन प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का। एक्सचेंज ऑफ एन एसेट, एक्सचेंज करके हम कोई पुराना एसेट देखकर नया एसेट हासिल कर सकते हैं और वो नया एसेट इंटेंजिबल भी हो सकता है। जनरेटेड इंटरनली, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनली जनरेट करके। एक्सचेंज ऑफ एसेट में नॉर्मली जब भी हम इंटेंजिबल एसेट को भी एक्सचेंज करेंगे तो वो वैल्यू, जिस वैल्यू पे एसेट एक्सचेंज किया जाएगा वो फेयर वैल्यू होगी ना। उस सूरत में फेयर वैल्यू यूज नहीं हो सकती कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक करिए कमर्शियल सब्सटेंस, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट गिवन अप नॉर एसेट टेकन, वो आप मेजर नहीं कर सकते। तब फिर आप जो है वो कॉस्ट यूज करेंगे, अदरवाइज आप फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे। इंटरनली जनरेटेड एसेट, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल आपके पास क्लासीफाई कर दिए गए हैं टू फेजेस में। फर्स्ट फेज इज नोन टू बी रिसर्च एंड सेकंड फेज इज नोन टू बी डेवलपमेंट फेज। रिसर्च इज सेड टू बी ओरिजिनल प्लान इन्वेस्टिगेशन undertaken with the prospect of gaining new scientific knowledge। आप इसलिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कोई ऐसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज कर लें कि जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, कोई ऐसा मटेरियल सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज कर लिया जाए कि जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो सके, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना रिसर्च फेज है। एग्जांपल आपके पास आगे मेंशन है, लाइक एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, search for evaluation of application of research finding or other knowledge। डेवलपमेंट फेज क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, आपने रिसर्च की, आपको पता ये चला कि इट इज पॉसिबल कि कोई नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन हम इन्वेंट कर सकते हैं, कोई नया प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम इन्वेंट कर सकते हैं, कोई नया फार्मूला हम बना सकते हैं, कोई नया मटेरियल हम बना सकते हैं। तो उस नॉलेज को अप्लाई करना डेवलपमेंट कहलाता है। बट आईएस क्लियरली कह रहा है कि डेवलपमेंट कॉस्ट मे क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन एज इंटेंजिबल एसेट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। अगर ये क्राइटेरिया मेट हो जाता है तब वो क्वालिफाई करेगी एज एन इंटेंजिबल एसेट, अदरवाइज नहीं। इसीलिए वर्डिंग यूज हुई है मे क्वालिफाई। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया मेंशन किया गया है पायरेट की एब्रिविएशन से, probable flow of economic benefit from the asset whether through sale or internal cost saving। यानी हम ये समझते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एसेट फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक बेनिफिट हमें उस एसेट को बनाकर सेल करने की सूरत में मिले या बनाकर यूज करने की सूरत में मिले। सेकंड, इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड यूज और सेल इट। इंटेंशन है हमारी, इरादा है हमारा कि हमने इसे कंप्लीट करना है या फिर सेल करना है। अगर हमारी कंपनी के पास बहुत से प्रोजेक्ट हैं, वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, तो इट माइट शोज दैट कि हमारी इंटेंशन नहीं है उस एसेट को कंप्लीट करने की। और अगर इंटेंशन नहीं है तो एसेट कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा तो हम उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे हासिल करेंगे, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो कैपिटलाइज क्यों करेंगे? तो इस वजह से इंटेंशन टू कंप्लीट भी नेसेसरी है। रिलायबल मेजर ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, जो भी आप कॉस्ट खर्च कर रहे हैं, यू कैन रिलायबली मेजर कि उस कॉस्ट में से क्या अमाउंट आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट के तौर पे रिकॉर्ड की जानी चाहिए। एडिक्यूट रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, आपके पास एडिक्यूट रिसोर्सेज होने चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एडिक्यूट मौजूद हों, तभी एसेट कंप्लीट होगा। और अगर एसेट कंप्लीट नहीं होगा
एडिक्यूट रिसोर्सेज ना अवेलेबल हो तो एसेट कंप्लीट नहीं होगा तो हम यूज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, बेनिफिट नहीं हासिल कर सकते. सो इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट वी मस्ट हैव एडिक्यूट रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट, यानी टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी अवेलेबल हो कि उसकी मदद से हम उस एसेट को कंप्लीट कर सकें. अगेन, चाहे हमारी इंटेंशन उसे यूज करने की है या चाहे सेल करने की है, बट जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है उस एसेट को कंप्लीट करने के लिए वो अवेलेबल हो. अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज बेशक हैं, लेकिन आपकी कंट्री में, लोकेशन में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं हो सकती ड्यू टू एनी रिस्ट्रिक्शन, तो इसका मतलब है आप एसेट कंप्लीट नहीं कर सकते. और कंप्लीट नहीं होगा तो वही बात है, फिर यूज नहीं हो सकता, बेनिफिशियल भी नहीं हो सकता. लास्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल. प्रॉफिटेबल होना उसका जरूरी है. यानी एक एसेट को हम कब कहेंगे कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, कि अगर उसकी कॉस्ट जो है उसके बेनिफिट से एक्सीड कर जाए. अगर कॉस्ट बेनिफिट से एक्सीड कर जाएगी तो फिर हमारे लिए उस एसेट को कंप्लीट करने का फायदा नहीं है. एग्जाम्पल अब आपके पास मेंशन की गई हैं: कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप्स, ईटीसी, डिजाइन ऑफ टूल, जिग्स एंड डाइज इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी. ये सब आपके पास डेवलपमेंट एक्टिविटीज की एग्जाम्पल्स हैं. अकाउंटिंग. अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज की क्या अकाउंटिंग की जाएगी? तो पहली बात यह है कि रिसर्च फेज पे जितनी भी कॉस्ट खर्च हो रही है वो सब एक्सपेंस की जाएगी. रिसर्च फेज पे जितनी भी कॉस्ट खर्च हो रही है वो सारी एक्सपेंस की जाएगी. डेवलपमेंट फेज पे जो कॉस्ट खर्च हो रही है उसे हम डिवाइड कर देते हैं क्राइटेरिया मीट होने से पहले की कॉस्ट और क्राइटेरिया मीट होने के बाद की कॉस्ट. जो कॉस्ट आपकी क्राइटेरिया मीट होने से पहले खर्च हो रही है वो एक्सपेंस की जाएगी, और जो कॉस्ट आपकी क्राइटेरिया मीट होने के बाद खर्च हो रही है दैट विल बी कैपिटलाइज. और जब हम किसी एसेट की कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, एसेट जब कंप्लीट हो जाता है तो उसकी यूजफुल लाइफ के फिनिट होने पर हम उसे अमोर्टाइज भी करेंगे. और अमोर्टाइजेशन का रूल, जब वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो. इसको हम आगे डिस्कस करते हैं. बट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपने एक इंटेंजिबल एसेट खुद से इंटरनली जनरेट किया, डेवलप कर लिया. डेवलप करने के बाद आपने ये सोचा कि ये जो भी कॉस्ट खर्च हुई है, चाहे वो रिसर्च फेज पे हुई है चाहे वो डेवलपमेंट फेज पे हुई है, हुई तो इसी एसेट को डेवलप करने के लिए जो मैंने रिकॉर्ड किया है. तो अब यहाँ पे जो रिसर्च एक्टिविटीज की कॉस्ट थी वो भी मुझे कैपिटलाइज कर लेनी चाहिए. तो आईएएस इसका आंसर दे रहा है नो. आईएएस प्रोहिबिट कर रहा है कि आप कोई भी रिसर्च कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे, या कोई भी कॉस्ट जो आपने एक दफा एक्सपेंस कर दी वो दोबारा कैपिटलाइज नहीं हो सकती. रिमेंबर, यहाँ पे एक डिफरेंट सा पॉइंट है, वो ये है कि कैपिटलाइज की हुई कॉस्ट एक्सपेंस हो सकती है, एक्सपेंस हुई हुई कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की जा सकती. कैसे? फॉर एग्जांपल, 1 जनवरी 2019 को मैंने एक इंटेंजिबल एसेट डेवलप करना शुरू किया, उस पर कॉस्ट खर्च करनी शुरू कर दी. 1 अप्रैल 2019 को क्राइटेरिया मीट हो गया. 1 अप्रैल 19 को क्राइटेरिया मीट हो गया, एंड 1 अप्रैल 19 के बाद 31 दिसंबर तक मैं उस पर कॉस्ट खर्च करता रहा उसे कंप्लीट करने के लिए. 31 दिसंबर, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर जितनी भी कॉस्ट खर्च होगी वो कैपिटलाइज की जाएगी. 31 दिसंबर को एसेट कंप्लीट नहीं हुआ. नेक्स्ट ईयर इन 2020 कुछ बैड हैपनिंग होगी, कोई लॉस, बिजनेस में हैवी लॉसेस हो गए, कि जिसकी वजह से मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा कि मैं इस इंटेंजिबल एसेट को कंप्लीट कर सकूं. पॉसिबल नहीं रहा. अब अगर इंटेंजिबल एसेट कंप्लीट नहीं हो सकता, इसका मतलब है फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं इससे मिल सकता, और अगर बेनिफिट नहीं मिल सकता तो उसे कैपिटलाइज करने की कोई रीजन नहीं रहती. तो फिर हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी 2019 के एंड तक जितनी कॉस्ट खर्च हुई है उस सब को अगेन एक्सपेंस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो किसी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का बायस नहीं बन रही. Now question is, an entity has incurred the following expenditure during the current year. $1 lakh spent on the initial design work of a new product. It is anticipated that this design will be taken forward over the next 2 years to be developed and tested with a view
टू प्रोडक्शन इन 3 ईयर टाइम। 2 साल में डेवलप होगा, टेस्ट किया जाएगा, ताकि उस पर 3 साल बाद प्रोडक्शन स्टार्ट की जा सके। तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? पहली बात ये कि ये इनिशियल डिजाइन वर्क है जो कि रिसर्च एक्टिविटीज को इंडिकेट करता है। सेकंड, टू बी डेवलप एंड टेस्टेड, अभी डेवलप होना है, टेस्ट होना है। वी आर नॉट डेवलपिंग इट एट नाउ, राइट नाउ। हम उसे अभी डेवलप नहीं कर रहे, डेवलप करेंगे। तो जब डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट क्राइटेरिया मेट होगा, तभी हम उसे कैपिटलाइज करेंगे, उससे पहले इसे कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता। तो ये सारी अमाउंट आपकी एक्सपेंस की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बी पार्ट, $5 lakh spent on the testing of new production system which has been designed internally and which will be in operation during the following accounting year. This new system should reduce the cost of production by 20%. तो यहाँ पे हमने ये कंसिडर कर रहे हैं कि वी आर टेस्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्शन सिस्टम। सेकंड, इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमें मिलेगा। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय 20%। तो इसलिए ये हमारे पास कॉस्ट जो कि इंटरनली डेवलप हो चुकी है, डिजाइन हो चुकी है, हैज बीन डिजाइन इंटरनली, उसे कैपिटलाइज किया जाएगा, एसओएफपी में रिकॉर्ड किया जाएगा। Next is 5 lakh spent on developing a new line of confectionery, including 1,50,000 spent on researching the product before management give approval to fully fund the project. तो आपके पास 5 लाख की अमाउंट है, आपके पास डेवलप कर रही है एक न्यू लाइन ऑफ कन्फेक्शनरी। तो ये 5 लाख जो डेवलप हो रही है, ये तो आपकी कैपिटलाइज होने चाहिए आपके पास। लेकिन इसमें 1,50,000 वो शामिल हैं जो कि रिसर्च एक्टिविटीज पे खर्च हो रहे हैं। तो जो रिसर्च एक्टिविटीज पे अमाउंट खर्च होती है उसे तो एक्सपेंस किया जाता है। तो हमारे पास इस 5 लाख में से 3,50,000 की अमाउंट कैपिटलाइज और बाकी 1,50,000 चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस की जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्रांड नेम रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ चॉकलेट बार्स परचेज फॉर $2 lakh। By the year end, a brand specialist had valued this at $250,000। तो हम इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं 2,50,000 में अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं। हम रिवैल्यूएशन मॉडल कब यूज कर सकते हैं? कि जब हमारे पास उस एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। और एक्टिव मार्केट के लिए तो प्रोडक्ट का आइडेंटिकल होना, एसेट का आइडेंटिकल होना जरूरी है, विच इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ ब्रांड। सो वी शुड यूज कॉस्ट मॉडल और हमें रिकॉर्ड करना चाहिए इस ब्रांड को $2 लाख की वैल्यू पे। गुडविल, नाउ विल टॉक अबाउट गुडविल। Goodwill is said to be future economic benefit arising from assets that are not capable of being individually identified and separately recognized. स्टार्ट में हमने बात की थी, अगर एक एसेट को हम सेपरेटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो उसे तो फिर अपने नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अगर बहुत से ऐसे इंटेंजिबल एसेट हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उन्हें फिर कलेक्टिवली गुडविल का नाम दे दिया जाता है। ये वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हैं जो हम समझते हैं कि उस पर्टिकुलर एसेट से, पर्टिकुलर बिजनेस से हम हासिल कर सकते हैं। Assets that cannot be recognized if they are generated internally, वो एसेट जिन्हें आपने altogether इग्नोर करना है कि these cannot be recognized because these are generated internally. Goodwill, brands, mastheads, publishing title, customer list. वैसे रीजन क्या है इनको ना रिकॉर्ड करने की? आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं फॉर द बिल्डिंग ऑफ रेपुटेशन या ब्रांड नेम डेवलप करने के लिए। उससे क्या हो रहा है? आपकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, आपकी यूनिट ज्यादा बिक रहे हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल एक्सपेंस आपका कितना और कितनी अमाउंट आपने ब्रांड को डेवलप करने के हवाले से खर्च की है? इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट आपकी नॉर्मल एक्सपेंस है बिजनेस का, एडवर्टाइजमेंट, और कितनी आपके पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रही है। दैट इज वाई इसने मेंशन कर दिया है कि ये अमाउंट्स आपकी कैपिटलाइज नहीं की जाएंगी। परचेज गुडविल, तो परचेज गुडविल तो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो की जाती है। एक बिजनेस की जिसके नेट एसेट कम है, आप ज्यादा वैल्यू पे करके उसे खरीद रहे हैं, तो एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों पे करेंगे? उस बिजनेस की गुडविल हासिल करने के लिए।
After initial recognition, goodwill acquired in a business combination is measured at costless impairment losses. It is not amortized. Amortize नहीं की जाती. आप सिर्फ असेस करते हैं ना कि फ्यूचर में इस बिजनेस को खरीदने के सिलसिले में आपको फायदा हो सकता है, तो उस फायदे को आप ईयर बाय ईयर मेजर करेंगे कि उस जो आपका एस्टिमेट ऑफ बेनिफिट है उसमें कोई कमी तो नहीं हुई. अगर कमी होगी है तो आप उसे इम्पेयर करते हैं. आप ये नहीं कंसिडर करते कि ये जो गुडविल है इसकी कोई यूजफुल लाइफ है और इस बेस पे से अमोर्टाइज किया जाना चाहिए. नो डाउट ये डिस्कशन की जाती है एसबीआर के पेपर में कि इसे भी अमोर्टाइज किया जाना चाहिए, इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं होनी चाहिए. नेगेटिव गुडविल कि अगर आप जो कंपनी एक्वायर कर रहे हैं उसके नेट एसेट से कम पेमेंट करें तो दैट इज बेनिफिट फॉर यू, दैट इज सेड टू बी नेगेटिव गुडविल. यूजफुल लाइफ आपकी फिनिट हो सकती है या इनडेफिनेट हो सकती है. फिनिट या इंडेफिनेट, नॉट इनफिनिट. इनफिनिट नहीं हो सकती. Finite means कि a finite useful life is assessed as a period of time or a number of production or similar unit. An intangible asset with a unit infinite life, finite life is amortized. जिसकी finite life होगी उसे amortize किया जाएगा. Just like depreciation. Useful life की बेस पे जैसे depreciate किया जाता है tangible asset को, intangible asset जिसकी useful life finite है उसे amortize किया जाएगा. बट हम किसी asset की life ये नहीं कह सकते कि infinite है. हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि indefinite है. हम मेजर नहीं कर सकते फिलहाल. Useful life is regarded as indefinite when there is no foreseeable limit to the period over which the asset is expected to generate net cash flow. हम ये नहीं अंदाजा कर सकते मजीद कितने अरसे तक ये एसेट हमें बेनिफिट देगा. अगर ये अंदाजा नहीं किया जा सकता तो वी कैन से कि इस एसेट की लाइफ इंडेफिनिट. इट इज नॉट सेट कि इनफिनिट है, इट इज सेट इट इंडेफिनिट है. और इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ के एसेट को हर साल अगेन रिव्यू किया जाता है कि क्या इस साल कोई ऐसा इवेंट अक्कर हुआ है कि जिसके नतीजे में इसकी लाइफ इनडेफिनेट से फिनिट हो गई है. Amortization, just like depreciation, कही जाती है the depreciable amount of an intangible asset should be allocated on a systematic basis over the best estimate of its useful life. कि जैसे डिप्रिसिएबल अमाउंट को हम सिस्टमैटिक बेसिस पे एलोकेट करते हैं नॉन करंट एसेट की, वैसे इंटेंजिबल एसेट की भी डिप्रिसिएबल अमाउंट को हम एलोकेट कर लेंगे सिस्टमैटिक बेसिस पे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. Amortization begins when the asset is available for use. जब वो अवेलेबल फॉर यूज होगा तभी हम उसकी amortization स्टार्ट करेंगे. एंड इट सीजेस, कब सीज करेंगे amortization? या तो एसेट को जब क्लासिफाई कर दिया जाए हेल्ड फॉर सेल IFRS 5 के मुताबिक, या फिर जब हम एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दें. इन दोनों बातों में से जो भी बात अर्लियर होगी उस डेट को अमोर्टाइजेशन सीज कर दी जाएगी. अमोर्टाइजेशन मेथड्स, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स हैं कि जिनकी मदद से अमोर्टाइज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, Improve has deferred development expenditure of 6 lakh relating to a development of new miracle brand X. It is expected that the demand of the product will stay at a higher level for the next 3 years. अगले 3 सालों में डिमांड काफी हाई रहेगी. Annual sales 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh की हैं and expected over the period. ब्रांड X की जो सेल्स है वो सेल प्राइस है कह लें $10 है. How should the development expenditure be amortized? तो पहले तो बात है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं कितने, डेवलपमेंट कॉस्ट है कितनी. दैट इज गिवन एज 6 लाख. अगली बात, हमारे पास बेनिफिट 3 साल में हासिल कर रहे हैं और सम ऑफ बेनिफिट जो एनुअल सेल की सूरत में हासिल कर रहे हैं दैट इज 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 9 लाख. अब फर्स्ट ईयर में हम बेनिफिट हासिल कर रहे हैं 4 लाख का आउट ऑफ टोटल बेनिफिट ऑफ 9 लाख. तो अमोर्टाइजेशन जो चार्ज होगी फर्स्ट ईयर में वो होगी 4 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख, यानी प्रोपोर्शन ऑफ बेनिफिट यूज इन द फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय डेवलपमेंट कॉस्ट व्हिच इज 6 लाख. हेंस आप ये रिकॉर्ड करेंगे कि 2,66,667 की अमाउंट फर्स्ट ईयर में अमोर्टाइज की जाएगी. एनुअल रिव्यू लिया जाता है अमोर्टाइजेशन पीरियड का, अमोर्टाइजेशन मेथड का, रेजिडुअल वैल्यू का और रिकवरेबल अमाउंट का, ताकि हम इम्पेयरमेंट कर सकें. Residual value. The important question is residual value of an intangible asset is assumed to be zero. Important point is unless the following conditions are met. अगर ये कंडीशन मैट नहीं होती तो हम फिर क्या समझेंगे कि रेजिडुअल वैल्यू जीरो है.
क्या कंडीशन होंगी तो हम रेजिडुअल वैल्यू को कंसिडर करेंगे? अगर कोई थर्ड पार्टी कमिट करती है कि वो हमारे से इस एसेट को परचेज कर लेगी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, तो जितनी भी वैल्यू को वो हमसे परचेज करेंगे हम कह सकते हैं कि ये उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। कि मैं 10 साल एक एसेट को, इंटेंजिबल एसेट को यूज कर रहा हूँ, 10 साल बाद एक और कंपनी मुझसे ये एसेट परचेज कर लेगी, दे हैव मेड अ कमिटमेंट, उन्होंने कमिटमेंट कर ली है, तब हम कह सकते हैं कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। या फिर हम कह सकते हैं उस वक्त किसी एसेट की रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर की जा सकती है कि जब उस एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। तो ये दो पॉइंट अगर नहीं है तो इट मींस कि एसेट की यूजफुल लाइफ जीरो है, सॉरी रेजिडुअल वैल्यू जीरो है। Disposal and retirement, and tangible asset should be derecognized either on disposal or when no future economic benefit or expected from its use or disposal. यानी ना हम उसे यूज करने से कोई बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, ना ही डिस्पोज ऑफ करने से कोई बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, तो तब हम फिर उसे डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। These are the format of notes to the financial statement FR2 के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर उनका क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट करना है अपने क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट्स को। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग लेस अकोमोडेटेड इम्पेयरमेंट, तो आपके पास आ जाएगी नेट कैरिंग अमाउंट। कोई एडिशन इस साल हुआ है तो ऐड कर लेंगे। करंट ईयर की मोनेटाइजेशन या इम्पेयरमेंट जो है वो लेस कर दी जाएगी, एंड इफ देयर इज एन इम्पेयरमेंट रिवर्सल तो ऐड बैक। ये आपके पास आ जाएगी नेट कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग। नाउ क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द ईयर, an important question from FR2 syllabus जिसमें काफी से पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो रहे हैं। During the year ended 31st December 2017, following transactions were made by Zabra Limited. On 1st April 2017, ZL acquired a license for operating a TV channel for 86.3 million, out of which rupees 50 million was paid immediately. The balance amount is payable on 1st April 19, यानी 2 साल बाद आपने 50 मिलियन आउट ऑफ 86.3 मिलियन पे कर दिए हैं, बाकी आपने अमाउंट पे कर देनी है विद इन 2 years यानी आफ्टर 2 years। A mega social media and print media campaign was launched to promote the channel at a cost of 10 million. The transmission of channel started on 1st August 17. The license is valid for 5 years but is renewable every 5 years at a cost of 35 million. Since the renewal cost is significant, the management intend to renew the license only once and sell it at the end of 8 years. In the absence of any active market, the management has estimated that residual value of the license would be 15 million and 20 million at the end of 5 and 8 years respectively. Applicable discount rate is 10%. So we need to calculate कि हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा बाय द ईयर एंड 2017, और कितनी अमाउंट आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस चार्ज की जाएगी। तो फर्स्ट वी नीड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। कॉस्ट में 50 मिलियन तो हम फॉरन से पे कर रहे हैं, बाकी 36.3 मिलियन की जो अमाउंट है वो हमने 2 साल बाद पे करनी है। डिस्काउंट फैक्टर गिवन है 10% का। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हुए फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + i⁻n आप कैलकुलेट करेंगे कि 36.3 मिलियन जो 2 साल बाद पे करने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है। That comes as 30 million. So the total cost that would be recorded with respect to this intangible asset is 80 million. Now question is, a mega social media and print media campaign was launched to promote the channel at a cost of rupees 10 million. But आपके पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस चाहे कितने भी हैवी अमाउंट में क्यों ना खर्च किए जा रहे हों, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किए जाते हैं। जो भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो चार्ज की जाएगी एज प्रॉफिट एज एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये 10 मिलियन एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। सेकेंड बात उन्होंने रिन्यूअल कॉस्ट की बताई है, तो रिमेंबर अगर रिन्यूअल कॉस्ट आपकी सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है वी आर नॉट रेडी टू रिन्यू दैट एसेट। हम उस एसेट को रिन्यू करने का मतलब अभी डिसाइड नहीं कर सकते, और अगर अभी डिसाइड नहीं कर सकते तो वो कॉस्ट भी आपके पास एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। रिमेंबर अगर आपकी रिन्यूअल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट हो तो हम एज्यूम करते हैं कि देयर आर चांसेस, क्वाइट गुड चांसेस कि जो कंपनी है उसे इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट की वजह से रिन्यू कर लेगी।
लेकिन अगर आपके पास रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट गिवन है तो इट मीन्स कि इसके रिन्यू करने के हवाले से अभी फैसला नहीं किया जा सकता, ना ही आपके पास रिन्यूअल कॉस्ट अभी एसेट की कॉस्ट में शामिल की जा सकती है। हो सकता है 5 साल बाद सर्कमस्टांसेस ही डिफरेंट हो कि हम जो है वो उस एसेट को रिन्यू ना कराना चाहें। दैट इज वाई सिग्निफिकेंट कॉस्ट को इनिशियली रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट बात उन्होंने बताई, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव मार्केट, अगर एक्टिव मार्केट ही नहीं है किसी एसेट की तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो ये 15 एंड 20 मिलियन की अमाउंट इग्नोर कर दी जाएगी बिकॉज एब्सेंस ऑफ एक्टिव मार्केट ने ही मेंशन कर दिया कि इस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू जीरो है। रिमेंबर, रेजिडुअल वैल्यू के होने की क्या कंडीशन है, या तो कमिटमेंट हो किसी की कि किसी ने आपको पैसे पे करने एट एंड ऑफ इस यूजफुल लाइफ, या फिर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। तो यहाँ पे कमिटमेंट भी शो नहीं हो रही, एक्टिव मार्केट भी नहीं है, दैट इज वाई हम इसे इग्नोर करेंगे और कोई भी रेजिडुअल वैल्यू आपकी अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन में शामिल नहीं की जाएगी। Now amortization would be 80 million divided by 5 क्योंकि 5 साल तक यूज होना है, मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 12। नो डाउट आपके पास ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त को, लेकिन हमारे पास amortization का रूल है कि जिस वक्त एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा उस डेट से हमने उसे अमोर्टाइज करना शुरू करना है। तो दैट डेट इज 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 दिसंबर 17 तक 9 मंथ्स की अमाउंट जो अमोर्टाइज की जाएगी वो आ जाएगी 12 मिलियन। जबकि अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट के हवाले से इफेक्ट 30 मिलियन की जो अमाउंट हमने फ्यूचर में पे करनी है उसका 10% इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे 2.25 एंड दैट अमाउंट वुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया जा रहा है, कॉपर पीएलसी हैज स्पेंट $20,000 researching new cleaning chemical in the year ended 31st December 2000. They have also spent 40,000 developing a new cleaning product which will not go into commercial production until next year. उन्होंने मजीद 40,000 भी डेवलप करने में खर्च किए हैं जो कि न्यू क्लीनिंग प्रोडक्ट के हवाले से हैं और अभी उस पर कमर्शियल प्रोडक्शन अगले साल तक स्टार्ट नहीं होगी। The development project meets the criteria laid down in IS 38 intangible asset criteria meet हो गया है। How should these costs be treated in the financial statement? अब पहली बात कि जो 20,000 की अमाउंट है वो तो एक्सपेंस की जाएगी क्योंकि वो रिसर्च फेज पे है, जबकि 40,000 हम स्पेंड कर रहे हैं डेवलपिंग अ न्यू क्लीनिंग प्रोडक्ट, चाहे वो अगले साल हमारे पास कमर्शियल प्रोडक्शन में आएगी लेकिन क्राइटेरिया मीट हो चुका है। दैट इज वाई ये 40,000 की अमाउंट कैपिटलाइज की जाएगी एंड इट इज मेंशन इन आई थिंक बी पॉइंट के आपके पास 20,000 should be written off to the statement of profit and loss. For which we capitalize as an intangible asset and should be amortized. अच्छा, बी और सी पॉइंट में भी एक छोटी सी बात है कि आपके पास बी पॉइंट किस लिए गलत है, कैपिटलाइज होने का तो वो भी मेंशन कर रहे हैं और 20,000 की रिटर्न ऑफ करने का भी मेंशन कर रहे हैं, बट इट इज इनकरेक्ट। वाई सो? बिकॉज अमोर्टाइजेशन उस वक्त शुरू की जाती है जब एसेट कंप्लीट हो। तो अभी तो आपके पास डेवलप किया जा रहा है और अगले साल जो है कमर्शियल प्रोडक्शन में आएगा, इसलिए अमोर्टाइजेशन इस साल नहीं की जाएगी। इसलिए सी पॉइंट ठीक है एंड शुड नॉट बी अमोर्टाइज, अमोर्टाइज नहीं किया जाएगा एंड शुड बी रिटर्न ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। तो सी पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा। Which two of the following item below could potentially be classified as intangible asset? पोटेंशियल एसेट किसे कहेंगे? परचेज ब्रांड नेम को, यस। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ कभी भी नहीं होती, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड भी नहीं होते, लाइसेंस एंड कोटा, यस। सैम कंपनी के पास ये प्रोजेक्ट्स हैं। 31 दिसंबर 2006 की इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट ए 50,000 हैज बीन स्पेंट ऑन द रिसर्च फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, तो रिसर्च की जा रही है तो ये तो आपके पास एक्सपेंस होगी। प्रोजेक्ट बी 80,000 had been spent on the project in the previous year and 20,000 this year. The project was capitalized in the previous year. However, it has been decided to abandon this project at the end of the year. आप अब इस प्रोजेक्ट को खत्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है जितनी कॉस्ट कैपिटलाइज की है वो भी आपने रिवर्स कर देनी है, एक्सपेंस कर देनी है। प्रोजेक्ट सी 1 लाख was spent on the project this year. The project meets the criteria and to be capitalized. क्राइटेरिया मीट हो गया तो इसका मतलब है कि कॉस्ट कैपिटलाइज की जाएगी। तो आपके पास 1 लाख की कॉस्ट प्रोजेक्ट सी के हवाले से कैपिटलाइज होगी, बाकी आपकी अमाउंट कितनी एक्सपेंस कर दी जाएगी? दैट कम्स एज 1,50,000, 50,000 इन प्रोजेक्ट ए एंड 1 लाख इन प्रोजेक्ट बी।
सो इसके मुताबिक आपके पास आंसर आ जाएगा 1 लाख आपका एसेट और 1,50,000 प्रॉफिट रिड्यूस. Which of the following statement concerning the accounting treatment of research and development expenditures are true? Number 1. Research is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new knowledge and understanding. Right. Development is application of research finding. Right. Depreciation of plant used specifically on developing a new product can be capitalized as part of development cost. वो कैपिटलाइज किया जा सकता है as part of development cost. कि आपके पास एक इंटेंजिबल एसेट को डेवलप करने के लिए नॉन करंट एसेट यूज कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि डिप्रिसिएशन ऑफ दैट नॉन करंट एसेट जो उस एसेट को कंप्लीट करने में खर्च हो रही है दैट कुड बी कैपिटलाइज, क्योंकि वो भी कॉस्ट खर्च हो रही है अगर वो आपके पास क्राइटेरिया मीट होने के बाद खर्च हो रही है. फोर्थ, एक्सपेंडिचर वंस ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस कैन नॉट बी रीइंस्टेटेड एज एन एसेट. तो ये बात भी ठीक है, आपके पास एक दफा कोई अमाउंट खर्च कर दी जाए तो दोबारा फिर उस अमाउंट को हम एसेट रिकॉर्ड नहीं करते. Which of the following should be included in the company's statement of financial position as an intangible asset under IAS 38? कौन सी जो है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज एन इंटेंजिबल एसेट लिखे जाएंगे? इंटरनली डेवलप्ड ब्रांड्स, नो. इंटरनली जनरेटेड गुडविल, नो. Expenditure on completed research, no. Payment made on the successful registration of patent, yes. During the year 31st December 2008, X company incurred 2 lakh of development costs for the new product. In addition, X co spent 60,000 on 1st January 2008 on machinery specifically used to develop the new product and 40,000 on building the brand identity. Commercial production is expected to be start during 2009. Machinery आपके पास expected to last 4 years with no residual value. अब इस मशीनरी की जो कॉस्ट आपकी मशीनरी की जो डिप्रिसिएशन इस साल आपके इंटेंजिबल एसेट को डेवलप करने के सिलसिले में खर्च हुई है दैट वुड बी रिकॉर्डेड एज योर कॉस्ट ऑफ एन एसेट. कह रहे हैं व्हाट वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड विद इन इंटेंजिबल एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इन एक्सको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31st December 2008. तो 2 लाख आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट है, 60,000 फर्स्ट जनवरी को मशीन पर खर्च किए 1st January 2008 को, and 40,000 on building the brand identity. आप ब्रांड आइडेंटिटी को खुद से डेवलप करें तो वो कैपिटलाइज नहीं किया जाता. हाँ, मशीनरी आपके पास 4 साल तक आपको बेनिफिट देगी, तो ऐसी सूरत में चाहे आपने अभी जो है वो नहीं आपने इसे 1st January 2008 को परचेज किया है तो इस साल पूरे साल की डिप्रिसिएशन 60,000 डिवाइडेड बाय 4 15,000 आ जाएगी. दैट वुड बी रिकॉर्डेड और इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल. So 2 lakh की development cost plus 15,000 की depreciation on tangible asset used to develop intangible asset would be included. Hence the total amount would be 2,15,000. Which two of the following criteria must be met before development expenditure is capitalized according to IAS 38? Technical feasibility of completing the intangible asset, right? Further revenue is expected. The intention to complete and use or sell the intangible asset, right? And there is no need for reliable measurement expenditure. तो पर A और C आपके पास वो अमाउंट्स हैं कि जो आपके पास IAS 38 के मुताबिक कैपिटलाइज की जाएंगी. तो this is all in with respect to IAS 38 intangible asset. To give you a feedback